क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को आपको सबसे पहले तो समझना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आएगा तो ही आप आंसर एक्यूरेट दे पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। प्रीवियसली काफी सारे सेशन, हर सेशन के अंदर मैं आपसे बोलता हूं पहले क्वेश्चन को समझिएगा, फिर ऑप्शन को देखिएगा, ऑप्शन को समझिएगा, फिर एलिमिनेशन मेथड लगाइएगा और क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व किया है तो 100% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेगा, क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कहता है। वुमेन क्रिएटिंग मोस्ट कंफर्टेबल एटमोस्फियर for her future baby 1 to 2 week before childbirth can be sign of। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है यहां पर कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि क्रिएटिंग कर रही है। क्या कर रही है? क्रिएटिंग कर रही है, यानी क्रिएट कर रही है। क्या कर रही है? मोस्ट कंफर्टेबल एनवायरमेंट, किसके लिए? हर फ्यूचर बेबी, हर फ्यूचर बेबी यानी उसके फ्यूचर में आने वाले बेबी के लिए पहले से ही एक कंफर्टेबल एटमोस्फियर वो तैयार कर रही हैं। कितने टाइम पीरियड पहले? 1 to 2 वीक बिफोर द चाइल्ड बर्थ। यानी एक प्रेग्नेंट लेडी है, प्रेग्नेंट लेडी है और उसको ईडीडी दिया हुआ है। सबको पता है ईडीडी क्या होता है, हमने डिस्कस किया। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है, जिसका फॉर्मूला क्या था आप सबको पता है, LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डेज। ये आप मंथ करते हैं, आप कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का ईडीडी निकल कर आ जाता है और ये पता चल जाता है कि उस लेडी की जो डिलीवरी है यानी चाइल्ड बर्थ प्रोसेस है, लेबर प्रोसेस है, कब तक हो सकती है। यानी एक फिक्स डेट मिल जाती है, उसके 1 वीक पहले या 1 वीक बाद के अंदर, यानी 1 वीक का एवरेज अपना टाइम ड्यूरेशन लेते हैं, उसके अंदर उसकी डिलीवरी पॉसिबल होती है। तो LMP। तो यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि डिलीवरी होने वाली है, प्रेग्नेंट लेडी है जिसकी डिलीवरी होने वाली है, उसको जो ईडीडी मिला है उस ईडीडी के अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 वीक पहले ही वो क्या करने लग जाती हैं? एटमोस्फियर तैयार करने लग जाती हैं। अपने घर में क्या करने लग जाती है? एटमोस्फियर, वातावरण, पर्यावरण जो है आसपास का, अपने कमरे को, अपने रूम को क्या करने लग जाती है? कंफर्टेबल बनाने लग जाती है कि उसका बेबी आएगा और उसको कंफर्टेशन रहेगा। तो ये क्या है? क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां पर देखिएगा क्या है, सर्वाइकल राइपनिंग। सेकेंड ऑप्शन यहां पर है ड्रॉपिंग। थर्ड ऑप्शन यहां पर है ब्रेक्सटोन हिक कॉन्ट्रेक्शन और डी ऑप्शन यहां पर है नेस्टिंग सिंड्रोम। चलिएगा क्या है करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। उसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा और उसके रिगार्डेड इंपोर्टेंट की पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, ताकि अगर इससे रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो इजीली आप उसको सोल्व कर पाए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए चलेगा, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेस्टिंग सिंड्रोम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नेस्टिंग सिंड्रोम इसको कहते हैं। क्या होता है इसके अंदर देखिएगा, समझिएगा, ये कोई एक बीमारी नहीं है, एक तरीके से सिंड्रोम इसको कहा जाता है। केवल एक जनरली अपन कह सकते हैं साइन ऑफ लेबर होता है। ये क्या होता है? प्री मोनेटरी साइन ऑफ लेबर इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री मोनेटरी साइन ऑफ लेबर। याद रखिएगा, प्री मोनेटरी साइन ऑफ लेबर इसको कहा जाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये कोई कंडीशन नहीं है, कोई एक डिजीज कंडीशन नहीं है। आप सोचे कि सिंड्रोम आ गया तो डिजीज का नहीं, ऐसा डिजीज कंडीशन नहीं है। केवल प्री मोनेटरी साइन ऑफ लेबर है, जिसके अंदर जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको पता है उसकी डिलीवरी होगी अब, यानी ईडीडी उसको पता है। उसके अकॉर्डिंग 1 से 2 वीक पहले ही वो अपने घर को सही करने लग जाती है, अपने घर को, यानी अपने घर का जो एटमोस्फियर है, वातावरण है, उसको वो संभालने लग जाती है कि उसका बेबी आएगा और उसको कंफर्टेशन वो प्रोवाइड करेगी, उसके वेलकम के लिए वो तैयारी करने लग जाती है। आप सबको भी पता है इस बारे में। तो ये क्या होता है? आपका नेस्टिंग सिंड्रोम होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है? नेस्टिंग सिंड्रोम होता है। अगर अपन यहीं पर बात करें प्री मोनेटरी साइन की, तो प्री मोनेटरी साइन क्या होते हैं आप सबको याद होगा। प्री मोनेटरी साइन मतलब लेबर से अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 वीक के समथिंग
बिफोर 1 to 3 वीक एवरेजन इसको अपन मानते हैं, 1 to 3 वीक के अंदर जो भी साइन देखने को मिलते हैं वो प्री मोनेटरी साइन कहलाते हैं। क्या कहलाता है? प्री मोनेटरी साइन, यानी लेबर स्टार्ट होने से पहले अप्रोक्सीमेटली 1 to 3 वीक के समथिंग जो साइन देखने को मिलते हैं वो प्री मोनेटरी साइन देखने को मिलते हैं। जो साइन देखने को मिलते हैं उनको क्या कहते हैं? प्री मोनेटरी साइन कहते हैं। अब क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होते हैं देखते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर अगर इंक्लूड करें तो इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका लाइटनिंग। क्या इंक्लूड होता है? लाइटनिंग इसके अंदर इंक्लूड होता है। याद रखिएगा, लाइटनिंग काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री मोनेटरी साइन के अंदर ये आता है। उसके अलावा अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। उसके अलावा अगर बात करें तो लो बैक पेन इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा सर्वाइकल राइपनिंग भी यहां पर देखने को मिल सकती है प्री मोनेटरी साइन ऑफ लेबर के अंदर। उसके अलावा म्यूकस प्लग एक्सपेल्ड आउट होने लग जाता है थ्रू द वेजाइना। उसके अलावा ब्रेकस्टोन एक्स कॉन्ट्रैक्शन वहां पर देखने को मिलते हैं और नेस्टिंग सिंड्रोम वहां पर देखने को मिलते हैं। तो प्री मोनेटरी साइन ऑफ लेबर के अंदर ये सारे साइन वहां पर देखने को मिलते हैं। और यहां पर क्वेश्चन भी आपसे क्या पूछा था? प्री मोनेटरी साइन पूछा था कि ऐसी एक लेडी है जो कि डिलीवरी से पहले, लेबर से पहले, चाइल्ड बर्थ से पहले ही 1 से 2 वीक पहले ही अपने घर में एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करने लग जाती है, कंफर्टेबल एनवायरमेंट क्रिएट करने लग जाती है अपने बेबी के लिए, तो उसको अपन क्या कहते हैं? तो आपका डायरेक्टली आंसर क्या गया था? डायरेक्टली क्या आंसर जाएगा? नेस्टिंग सिंड्रोम उसको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? नेस्टिंग सिंड्रोम उसको कहा जाएगा, जिसके अंदर वो अपने घर को क्या करने लग जाती है? अपने घर को क्लीन करती हैं, अपने हाउस को क्लीन करती हैं, न्यूबॉर्न के लिए क्लोथ तैयार करने लग जाती है, कपड़े बनाने लग जाती है, अरेंजमेंट करने लग जाती, वो सारा कुछ वहां पर होता है। तो ये क्या है? नेस्टिंग सिंड्रोम है। उम्मीद है इससे रिगार्डेड अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो 100% आप करेक्ट कर पाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है लेबर इज सेड टू बी नॉर्मल। नॉर्मल लेबर किसको कहेंगे? सिंपल सी बात है, सबको याद होगा नॉर्मल लेबर का डेफिनेशन क्या होता है। चलिएगा, आंसर देना है आपको। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? पहला ऑप्शन है यहां पर है ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियस। सेकंड ऑप्शन है फीटस प्रेजेंट बाय वर्टेक्स। थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलंगेशन। और डी ऑप्शन है यहां पर ऑल ऑफ दी अबव। चलिएगा, आंसर आपको देना है। यहां पर क्वेश्चन ये पूछा है लेबर प्रोसेस चल रही है या लेबर प्रोसेस हो गई है, उसके अंदर अपन नॉर्मल लेबर कब कहेंगे? लेबर प्रोसेस हुई है और उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होगी कि हम उस लेबर को नॉर्मल लेबर कंसीडर कर पाएंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर देना है फटाफट से। पहला ऑप्शन आपका ऑनसेट इज स्पॉन्टेनियसली। सेकंड ऑप्शन है फीटस प्रेजेंट बाय वर्टेक्स पोजीशन। थर्ड ऑप्शन है कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलॉन्गेशन। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। उम्मीद है सभी को याद है, उम्मीद है सभी सही कर पाएंगे। तो फटाफट से इसका आंसर करेक्ट कर दीजिएगा, आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि आगे बढ़े पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा, यहां पर अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा? देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले बात की जा रही है नॉर्मल लेबर की। किसकी? नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है। तो सबसे पहला माइंड में आपको सेट ये हो जाना चाहिए माइंड में कि नॉर्मल लेबर है मतलब कि टर्म कंडीशन पे लेबर हुआ है। किस कंडीशन में? टर्म कंडीशन में। सबसे पहला माइंड में यही आना चाहिए, टर्म कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी जी? टर्म कंडीशन। अब उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए कि टर्म कंडीशन कौन कौन सी होती है। टर्म कंडीशन कौन सी होती है तो आपको याद होना चाहिए। टर्म कंडीशन मतलब कि 37 वीक से लेकर के 42 वीक्स तक का जो जेस्टेशनल पीरियड होता है ये आपका टर्म कंडीशन में कंसीडर किया जाता है। 37 से लेकर 42 वीक्स आपके जो है गेस्टेशनल पीरियड के यानी कि प्रेगनेंसी के, उसको कहा जाता है टर्म कंडीशन में। अगर बात करें कि 37 से कम है यानी लेस देन 37 है
तो उसको प्री टर्म अपन कहेंगे। क्या कहेंगे जी? प्री टर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री टर्म कहेंगे। अगर 42 के बाद की बात है, यानी मोर देन है, क्या है जी? मोर देन है, तो फिर इसको पोस्ट टर्म कहेंगे। तो तीनों कंडीशन यहां पर आपको याद होनी चाहिए। टर्म कंडीशन है, टर्म कंडीशन है मतलब 37 से लेकर 42 के बीच में, बिटवीन होनी चाहिए, यह टर्म कंडीशन होगी। अगर बात करें 37 से कम हो जाए तो उसको प्री टर्म कहेंगे। अगर 42 वीक से ज्यादा हो जाए तो उसको पोस्ट टर्म कहेंगे। तीनों कंडीशन आपको यहां पर याद होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल लेबर की, और नॉर्मल लेबर की कंडीशन कब कहेंगे? जब गेस्टेशनल पीरियड कितना होगा सर? 37 से लेकर 42 के बीच में होगा, बिटवीन 37 वीक टू 42 वीक्स, दैट कंसिडर इज टर्म कंडीशन। याद रखेगा। तो अगर नॉर्मल लेबर की बात की जा रही है तो कंडीशन कौन सी होगी सर? सर कंडीशन होगी उसकी टर्म कंडीशन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें ऑनसेट की, लेबर के ऑनसेट की, अगर लेबर का ऑनसेट की बात करें तो लेबर का ऑनसेट स्पॉन्टेनियसली होगा, ऑटोमेटिकली होगा। किसी भी प्रकार का कोई ऑक्सीटोसिन यहां पर इंजेक्ट नहीं करवाया जा रहा है, किसी भी प्रकार का कोई यहां पर इंडक्शन नहीं करवाया जा रहा है, स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, दैट इज अ नॉर्मल लेबर, ठीक है। तो दो कंडीशन होगी, टर्म कंडीशन होनी चाहिए और लेबर के अंदर जो ऑनसेट होता है वो स्पॉन्टेनियसली होता है, यानी ऑटोमेटिकली होना चाहिए। उसके बाद क्या कंडीशन है आपको याद रखनी है? फीटस का जो प्रेजेंटेशन होगा, फीटस का जो प्रेजेंटेशन होगा वो कैसे होना चाहिए जी? वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। उसके बाद कंप्लीट विदाउट अनड्यू प्रोलेंगेशन, बिना किसी देरी के लेबर कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसको भी अपन क्या कहेंगे जी? नॉर्मल लेबर कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मल लेबर कहेंगे। और एक फोर्थ कंडीशन, एक और कंडीशन आपको याद रखनी है, नो कॉम्प्लिकेशन। नो कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, ना तो फीटस को होना चाहिए ना मदर को होना चाहिए। अगर मदर को और फीटस को दोनों को ही किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ है, दैट हम कह सकते हैं कि नॉर्मल लेबर हुआ है। और नॉर्मल लेबर के लिए जनरली अपन टर्म काम में लेते हैं यूटोशिया। क्या काम में लेते हैं जी? यूटोशिया अपन काम में लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर अगर एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल है तो फिर उसको डिस्टोशिया अपन कहेंगे, और एबनॉर्मल है डिस्टोशिया अपन कह रहे हैं तो ये सारी कंडीशन क्या हो जाएगी जी? अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। यानी नॉर्मल कंडीशन की जो कंडीशंस मैंने बताई है, ये कंडीशन में किसी ना किसी प्रकार का कोई अल्ट्रेशन आ जाएगा, और ऐसी कंडीशन अगर रहेगी तो फिर उसको एबनॉर्मल लेबर अपन कंसिडर करते हैं, उसको नॉर्मल लेबर कंसिडर नहीं करते। तो नॉर्मल लेबर के अंदर कौन कौन सी कंडीशंस हुई है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो इससे रिगार्डेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए आप इजीली कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं कौन कौन सी कंडीशन। पहली कंडीशन है टर्म कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है ऑनसेट स्पॉन्टेनियसली होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटेशन है, वो वर्टेक्स होना चाहिए, यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए। उसके बाद विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए लेबर बिना प्रोलोंगेशन किए, बिना देरी किए कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट कंडीशन की, तो बिना कोई कॉम्प्लिकेशन जनरेट हुए अगर लेबर हुआ है, दैट हम कहेंगे कि नॉर्मल लेबर हुआ है। अगर ये सारी कंडीशन शामिल हैं तो हम क्या लगा देंगे ऑप्शन का आंसर? क्वेश्चन का आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ऑल ऑफ दी अबव बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि सारी कंडीशन अगर फॉलो की जा रही है तो हम कह सकते हैं कि वो लेबर कौन सा हुआ है? नॉर्मल लेबर हुआ है। लेबर की प्रोसेस कैसी रही है? नॉर्मल हुई है। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देखिएगा पूरा कुछ समझा कर, चाहे आप स्टार्ट अब कर रहे हैं, चाहे काफी टाइम से पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रेशर हैं तो ये क्लासेस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और आप अगर 1-2 साल रगड़े लग गए हैं फिर भी पढ़ रहे हैं, तब भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी क्लासेस आपको पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है और कंप्लीट पढ़नी है, क्योंकि पूरा मोल्डेड करके बिल्कुल सारा कुछ निचोड़ निकाल करके मैं आपको दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको एट द टाइम क्लास के टाइमिंग में आपको सब कुछ याद हो जाए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। लेकिन जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा, और जो भी क्लास में पहली बार विजिट करे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन उनको मिले। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। चलेगा, सबको याद होगा, मैंने काफी बार इसके बारे में बताया है। प्रेजेंटेशन का मोस्ट कॉमन टाइप आपसे पूछा है, आपको आंसर देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जानते हो प्रेजेंटेशन क्या होता है? देखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी है, लाइक प्रेजेंटेशन है, लाइक एटीट्यूड है, लाइक लाई है। ये सारी जो कंडीशंस होती है, टर्म है, इनका डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो टर्मिनोलॉजी होती है, जनरल टर्मिनोलॉजी, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी क्या होती है। एक्यूरेट डेफिनेशन वहां पर से आपसे पूछी जा सकती है। चलेगा, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा है? पहला ऑप्शन यहां पर है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, जिसको सिपेलिक भी कहते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहां पर ब्रीच प्रेजेंटेशन। थर्ड ऑप्शन है यहां पर शोल्डर प्रेजेंटेशन, जिसको ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन कहा जाता है। और डी ऑप्शन है यहां पर नन ऑफ दी अबव। चलिएगा, अब आपको आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? सिंपल सा क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, और काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर लेबर की कंडीशंस के अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं तो फिर वो गलत हो सकते हैं, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। चलेगा, अगर यहां पर अगर अपन बात करें ना, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा है प्रेजेंटेशन से रिगार्डेड। तो मोस्ट कॉमनली जो प्रेजेंटेशन देखने को मिलते हैं, और नॉर्मल की अगर अपन बात करें तो लास्टली क्वेश्चन के अंदर पे हमने डिस्कस किया था, नॉर्मल लेबर वही होगा जिसके अंदर प्रेजेंटेशन कौन सा होगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होगा, यानी सिपेलिक प्रेजेंटेशन होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। याद रखेगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, याद रखेगा, भूलना नहीं है। और इसी को सिफेलिक प्रेजेंटेशन भी अपन कहते हैं। और इसी के अंदर जो अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलती है। अब आप कहेंगे लाई क्या होती है, अभी बताएंगे, डोंट वरी, पेशेंस रखिएगा, अभी सब कुछ बता दिया जाएगा। तो अपन बात करें अगर सिपेलिक प्रेजेंटेशन की, यानी वर्टेक्स प्रेजेंटेशन की, तो अप्रोक्सीमेटली जितने भी केसेस देखने को मिलते हैं उसका 96.5% अगर बात करें तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दैट इज अ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, दैट इज अ सिपेलिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले इस कंडीशन में अगर बात करें तो फीटस का कौन सा पार्ट पेल्विस में आता है? तो फीटस का हेड पार्ट है, फीटस का हेड पार्ट है जो कि पेल्विस के अंदर आता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अगर फीटस, यानी कि फीटस जो है, यानी लेबर चल रहा है और लेबर के दौरान फीटस का हेड पार्ट पेल्विस के अंदर आया सबसे फर्स्ट, तो कौन सी प्रेजेंटेशन होगी? आपका आंसर क्या रहेगा सर? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सिपेलिक प्रेजेंटेशन जनरली अपन जानते हैं। तो याद रखेगा, भूलना नहीं है। आगे बात करें अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन और शोल्डर प्रेजेंटेशन की, तो एक जनरली ये भी अलग से प्रेजेंटेशन होते हैं। ब्रिज प्रेजेंटेशन को जनरली अपन पोडेलिक प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। याद रखेगा, ब्रिज प्रेजेंटेशन को जनरली अपन पोडेलिक प्रेजेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर बेबी का बटक्स पार्ट है जो कि कहां आता है जी? पेल्विस के अंदर आता है। बटक्स पार्ट है जो कि पेल्विस के अंदर सबसे पहले आता है। और मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन के नाम से इसको जाना जा सकता है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन। देखिएगा, प्रेजेंटेशन की बात नहीं की जा रही है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो आपका सिपेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो जाता है। लेकिन मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन, माल प्रेजेंटेशन मतलब जानते हो ना, माल प्रेजेंटेशन, माल न्यूट्रिशन पढ़े ना, वैसे ही है माल प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। और सबसे मोस्ट कॉमनली माल प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है आपका ब्रीच प्रेजेंटेशन। कौन सा देखने को मिलता है? ब्रीच प्रेजेंटेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर बेबी का बटक्स पार्ट है जो कि पेल्विस के अंदर सबसे पहले आता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो यहां तक उम्मीद है आपको याद रहेगा। उसके अलावा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की अगर अपन बात करें तो शोल्डर प्रेजेंटेशन भी होता है, जिसके अंदर शोल्डर पार्ट सबसे पहले कहां आता है? पेल्विस के अंदर आता है। और ये भी रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है। जो शोल्डर प्रेजेंटेशन है वो रेयर कंडीशन में देखने को मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 0.5% ये देखने को मिलता है। तो तीनों प्रेजेंटेशन आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा इनकी भी अगर इन तीनों के अलावा भी अगर बात करें तो एक प्रेजेंटेशन और होता है जिसको अपन कहते हैं
कंपाउंड प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रेजेंटेशन, यानी उसके अंदर एक से ज्यादा प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस के अंदर आ जाते, एक से ज्यादा प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस के अंदर आ जाते, लाइक शोल्डर और हैंड, शोल्डर और हैंड दोनों ही क्या आ गए? पेल्विस के अंदर आ गए। तो वो क्या होगा? कंपाउंड, क्या हो गया? कंपाउंड प्रेजेंटेशन हो गया। तो इस तरीके से आपको तीनों क्वेश्चन यहां पर तैयार हो गए, तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन तो क्या हो जाएगा आपका? वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। और मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन की बात करें तो ब्रिज प्रेजेंटेशन हो जाएगा, और अगर बात करें लेस तो ये आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखें बेसिकली दो ही क्वेश्चन आपको यहां से पूछे जा सकते हैं, एक तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन दैट इज वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, और एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माल प्रेजेंटेशन दैट इज ब्रिज प्रेजेंटेशन। आपको याद होना चाहिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहीं पर अपन कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। चलेगा, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं अपन कुछ टर्मिनोलॉजी। पहली टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए लाई से रिगार्डेड, पहली टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए लाई से रिगार्डेड, जिसको फीटल लाई कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फीटल लाई। और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है फीटल लाई से रिगार्डेड। कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन दिया जाएगा और बताना होगा कि फीटल लाई है, एटीट्यूड है, प्रेजेंटेशन है, या फिर सभी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फीटल लाई का अगर डेफिनेशन अपन बात करें तो फीटल लाई का डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो ये होता है आपका रिलेशनशिप। क्या? रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में? रिलेशनशिप मैटरनल लॉन्ग एक्सिस, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस, मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस। यानी जनरली अपन कह सकते हैं कि अगर बात करें अपन मैटरनल लॉन्ग एक्सिस की और फीटल लॉन्ग एक्सिस की, अगर दोनों में रिलेशनशिप हैं, दोनों में रिलेशनशिप हैं, तो उसको अपन कहते हैं जनरली फीटल लाई। यानी रिलेशनशिप बिटवीन मैटरनल लॉन्ग एक्सिस एंड फीटल लॉन्ग एक्सिस दैट इज नोन एज फीटल लाई। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है तो आपको याद होना चाहिए। अगर फीटल के लॉन्ग एक्सिस का और मैटरनल लॉन्ग एक्सिस का अगर रिलेशनशिप बैठ रहा है, रिलेशनशिप है आपस में, तो उसको अपन फीटल लाई कहते हैं। याद रखेगा, फीटल लाई कहते हैं। और यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ या मोस्ट कॉमन फीटल लाई कौन सी देखने को मिलती है? मोस्ट कॉमन फीटल लाई कौन सी देखने को मिलती है? आपका आंसर जाता है सर लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलती है, लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 99.5% देखने को मिलता है। यानी सबसे कॉमनली अगर बात करें फीटल लाई की तो लॉन्गिट्यूडिनल लाई देखने को मिलती है। याद रहेगा, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा, आगे बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की, आगे बात करें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, क्वेश्चन लिखा हुआ है नंबर ऑफ ट्रे टू बी प्रिपेयर्ड इन द लेबर रूम। लेबर रूम के अंदर जो ट्रे प्रिपेयर की जाती है, लेबर रूम तो जानते होंगे, देखा भी होगा और गए भी होंगे, ड्यूटीज भी आपने की होगी, क्योंकि एकेडमिक सेशन के अंदर आपकी ड्यूटीज भी लगाई जाती है। और जो भी फ्रेशर होंगे और जो कि फ्रेशर क्या जो काफी 1-2 साल से पास आउट हो चुके हैं, उन सबको पता है लेबर रूम के बारे में। तो लेबर रूम के अंदर आप गए होंगे तो आपने देखे होंगे अलग अलग टाइप की ट्रे वहां पर रखी हुई होती है। तो यहां पर आपसे नंबर पूछे गए हैं, लेबर रूम के अंदर कितने टाइप की ट्रे देखने को मिलती हैं, कितने टाइप की ट्रे वहां पर प्रिपेयर करके रखी हुई होती हैं। आंसर आपको देना है कितने टाइप की ट्रे वहां पर अवेलेबल होती है। फटाफट से आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? पहला ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 3, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है 7। चलेगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? आंसर आपको देना है फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? लेबर रूम के अंदर कितनी टाइप की ट्रे प्रिपेयर्ड करके रखी हुई होती हैं? आंसर देना है 4, 3, 8 या फिर 7। चलेगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? फिर आपको आंसर भी बताया जाएगा, इसके रिगार्डेड कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर आपको बताए जाएंगे। जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, यहां पर अगर बात करें इस क्वेश्चन के बिल्कुल करेक्ट आंसर की, अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर डी,
यानी 7 करेक्ट आंसर होगा। कितने टाइप की ट्रेज अवेलेबल होती हैं सर? 7 टाइप की ट्रेज वहां पर रखी हुई होती है। कितने टाइप की? पूरे 7 प्रकार की ट्रे हैं जो कि लेबर रूम के अंदर पाई जाती है। कौन कौन सी ट्रे होती हैं, नाम एनालिस्ट अपन करते हैं और आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहां से रिगार्डेड क्वेश्चंस आगे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए याद होना चाहिए, चलेगा। और नोटबुक साथ में रखेगा, जो भी की पॉइंट्स आपको लगे इंपॉर्टेंट है वो आपको नोट कर लीजिएगा। जो भी मैं बता रहा हूं सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो सभी नोट कर लीजिएगा, चलेगा। यहां पर अगर बात करें पहली ट्रे की, टोटल ट्रे कितनी लेबर रूम के अंदर टोटल जो इंपॉर्टेंट ट्रे हैं वो 7 ट्रे होती हैं। कितनी? पूरी 7 ट्रे वहां पर प्रिपेयर करके रखी जाती। कितनी? 7 ट्रे वहां पर प्रिपेयर करके रखी जाती हैं, जिसमें पहली ट्रे होती है आपकी डिलीवरी ट्रे। क्या होती है जी? डिलीवरी ट्रे होती है पहली ट्रे, दैट इज अ डिलीवरी ट्रे। सेकंड की अगर बात करें तो ये होती है आपकी एपिजियोटोमी ट्रे। एपिजियोटोमी ट्रे जो कि जरूरत पड़ती है तो एपिजियोटोमी किया जा सकता है, ठीक है। तो एपिजियोटोमी ट्रे अलग से होती है। थर्ड ट्रे की अगर बात करें तो थर्ड ट्रे होती है आपकी बेबी ट्रे, ठीक है। फोर्थ ट्रे की अगर अपन बात करें तो फोर्थ ट्रे होती है आपकी मेडिसिन ट्रे। क्या होती है? मेडिसिन ट्रे। फिफ्थ ट्रे की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ ट्रे होती है आपकी इमरजेंसी, क्या होती है जी? इमरजेंसी ड्रग ट्रे, इमरजेंसी ड्रग ट्रे। सिक्स ट्रे होती है आपकी एमवीए ट्रे। इसको जनरली कहेंगे अपन मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन ट्रे। क्या कहेंगे? मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन ट्रे। याद रखिएगा भूलना नहीं है। और इसी को अपन कह सकते हैं ईवीए ट्रे। ईवीए ट्रे मतलब कि इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन ट्रे। तो इस तरीके से ये 6 ट्रे होगी और लास्ट 7 ट्रे होती हैं जिसको आप कहते हैं पीपीआईयूसीडी, पोस्टपार्टम आईयूसीडी ट्रे। कौन सी? पोस्टपार्टम आईयूसीडी ट्रे। याद रखिएगा। तो ये पूरी 7 ट्रे हैं लेबर रूम के अंदर प्रिपेयर करके रखी जाती हैं। जो भी ट्रे जरूरत पड़ती हैं तो उसको यूटिलाइज किया जाता है। अब इन ट्रे के अंदर क्या क्या होता है उनको अपन सेपरेट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको याद रखना है। देखिएगा, डिलीवरी ट्रे के अंदर बेसिकली अपन बात करें तो जो नॉर्मल एसेप्टिक टेक्निक्स के लिए यूज किए जाने वाले जो एसेप्टिक यानी ग्लव्स है, मास्क है, ये सारे एसेप्टिक टेक्निक्स के लिए काम में लेने वाले सारे आइटम्स होते हैं, सभी ट्रेज के अंदर हो सकते हैं। लेकिन बेसिकली अगर बात करें तो डिलीवरी ट्रे के अंदर आपका कोड क्लैंप देखने को मिल सकता है। कोड क्लैंप यहां पर भी होता है और कोड क्लैंप आपके बेबी ट्रे के अंदर भी होता है, तो कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। यूरिनरी कैथेटर यहां पर हो सकता है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप यहां पर होता है और स्पेकुलम्स यहां पर अवेलेबल होते हैं। क्या? स्पेकुलम्स यहां पर अवेलेबल होते हैं। यहां पर से क्वेश्चन एक्सेप्ट करके आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि फॉलोइंग ट्रे जो है वो प्रिपेयर्ड की जाती हैं लेबर रूम में, लेकिन एक ऐसी ट्रे है जो कि लेबर रूम के अंदर प्रिपेयर्ड नहीं की जाती है। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन में मिलेगा आपको किडनी ट्रे। और किडनी ट्रे देखिएगा इनमें है क्या? इन 7 के अंदर मैंने एनलिस्ट किया है, इनके अंदर किडनी ट्रे है क्या? नहीं है। ये ट्रे खुद इन ट्रे के अंदर रखी रहती है। किडनी ट्रे तो एक छोटी ट्रे होती है जो कि इन ट्रे के अंदर रखी हुई होती है, तो सेपरेटली इसको प्रिपेयर नहीं किया जाता है, ये इन ट्रे के अंदर सेपरेटली रखी हुई होती है, सबके अंदर ये हो सकती है, ठीक है। तो याद रखना है। तो बेसिकली ये आपको याद होना चाहिए कौन कौन से ट्रे होती है, किस किस नाम से आपसे पूछा जा सकता है, सारे एनालिस्ट आपको याद होने चाहिए। बाकी इसके रिगार्डेड एक सेपरेट सेशन में मैं किस ट्रे के अंदर क्या आर्टिकल्स होता है, क्या आइटम्स होता है, क्या 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 मटेरियल्स इसके अंदर होता है, कौन कौन सी इमरजेंसी मेडिकेशंस यहां पर अवेलेबल होती है, सारा कुछ अपन सेपरेट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और जो भी सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक शेयर करते रहेगा ताकि सभी तक सेशन पहुंचे, सभी को बेनिफिट हो। और जो भी पहली बार विजिट कर रहा है चैनल पर, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा। Which test is the contraindicated in the women with the antepartum hemorrhage? देखिए क्वेश्चन यहां पर पूछा है एपीएच से रिगार्डेड, किससे रिगार्डेड? एपीएच से रिगार्डेड। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई ऐसी लेडी है जिसके अंदर एपीएच देखने को मिला है। एपीएच क्या होता है अभी बताएंगे,
डोंट वरी। तो एपीएच देखने को मिला है किसी लेडी के अंदर, और उसके अंदर कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है, कौन सा टेस्ट आप नहीं करवाएंगे। यानी फॉलोइंग 4 टेस्ट आपको दे रखे, 4 टेस्ट में से 3 टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन एक टेस्ट बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। वो कौन सा टेस्ट हमें नहीं करना है, वो कौन सा टेस्ट है, पहले आंसर आपको दीजिएगा, आप आंसर दीजिएगा, फिर इसके रिगार्डेड अपन डिस्कस करेंगे कि एपीएच क्या होता है, एपीएच के कारण क्या हो सकते हैं, कोजेज क्या क्या हो सकते हैं, और इसका आगे क्या क्या की पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो अपन सारा कुछ यहां पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन यहां पर है यूएसजी, एब्डोमिनल यूएसजी करेंगे। सेकंड ऑप्शन है पर वेजाइना एग्जामिनेशन यहां पर करेंगे। थर्ड ऑप्शन है एमनियोसेंटेसिस यहां पर करेंगे, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर कोरियोनिक विलस सैंपलिंग यहां पर लेंगे। चलेगा, जल्दी बताइएगा। सॉरी, चलिए यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एपीएच की कंडीशन अगर है, यानी एंटेपार्टम हेमरेज है, तो कभी भी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। एपीएच के अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है, कभी भी नहीं करना है। याद रखिएगा, काफी एग्जाम के अंदर ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। ठीक है, तो एपीएच अगर किसी लेडी को है तो उसके अंदर क्या परफॉर्म नहीं करेंगे, कौन सा टेस्ट नहीं करेंगे सर, वहां पर हम वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कभी भी हम नहीं करेंगे एपीएच की कंडीशन के अंदर। अब जानते हैं कि एपीएच क्या होता है। चलेगा, एपीएच से नाम से मीनिंग निकल रहा है, हेमरेज तो है ही, एपीएच से नाम से मीनिंग निकल रहा है एंटेपार्टम हेमरेज। तो एंटे को अलग छोड़ दो, अभी पार्टम हेमरेज है, यानी हेमरेज तो जानते हो ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, और एंटे मतलब जनरली किसके लिए काम में लेते हैं, बिफोर। जनरली किसके लिए काम में लेते हैं, बिफोर के लिए काम में लेते हैं, पहले के लिए काम में लेते हैं। यानी पहले ब्लीडिंग हो रही है मतलब क्या समझे, पहले ब्लीडिंग हो रही है मतलब ये समझे सर डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग हो रही है। क्या समझे, डिलीवरी से पहले, अभी बेबी की डिलीवरी नहीं हुई है, बेबी की डिलीवरी से पहले ही अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जनरली अपन एपीएच कंसीडर करते हैं। आप कहेंगे सर बाद में अगर हो रही है, बेबी डिलीवर्ड हो गया है, उसके बाद में अगर डिलीवरी हो रही है, सॉरी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, तो फिर उसको क्या कहेंगे अपन, पीपीएच कहेंगे। पीपीएच कहेंगे, तो पीपीएच हम उसको कहेंगे। अब ये तो एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं हुई सर, एक्यूरेट अपन जानते हैं, ऐसे जानेंगे। देखेगा, अगर एक लेडी है जिसके अंदर पीरियड ऑफ वायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है, अब पीरियड ऑफ वायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अगर ब्लीडिंग होती है, और कहां तक कह सकते हैं अपन, डिलीवरी से पहले, यानी जनरली अपन कह सकते हैं आफ्टर द, क्या कहेंगे, आफ्टर द कंप्लीट ऑफ पीरियड ऑफ वायबिलिटी। पीरियड ऑफ वायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है, यानी आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी और बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी, बिफोर द डिलीवरी ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ बेबी अगर कंडीशन है तो हम उसको क्या कहेंगे जी, एपीएच कहेंगे। यानी आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, वायबिलिटी पीरियड कंप्लीट हो चुका है, वायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर डिलीवरी से पहले तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके बीच का जितना भी ब्लीडिंग होगी उसको एपीएच के अंदर कंसीडर हम करेंगे। कब होगी, आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, वायबिलिटी कंप्लीट होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है और डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग हो रही है तो वो एपीएच होगा। और अगर हम कहें डिलीवरी के बाद, कब, बेबी की डिलीवरी के बाद से लेकर 6 वीक आफ्टर डिलीवरी तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको पीपीएच कंसीडर हम करेंगे। क्या करेंगे, पीपीएच कंसीडर करेंगे। तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो जाएगा आपके माइंड में, सर ये पीरियड ऑफ वायबिलिटी क्या होता है। पीरियड ऑफ वायबिलिटी मतलब कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसके अंदर जो फीटस है, जिसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो वाइबल हो जाता है, जिसके अंदर वो एम्ब्रियो है वो कैसा हो जाता है, वाइबल हो जाता है। और ये जनरली अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, हर गाइड के अंदर आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। कोई सी भी अलग से गाइड आप उठाएंगे तो अलग अलग से उसके अंदर देखने को मिलेंगे। किसी के अंदर ये 20 वीक देखने को मिल सकते हैं, किसी के अंदर 22 वीक देखने को मिल सकते हैं, किसी के अंदर 28 वीक देखने को मिल सकते हैं। कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है, कंफ्यूजन आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि ये डिफरेंट आपको देखने को मिल सकते हैं।
क्योंकि यहां पर अगर डेवलपिंग कंट्री है लाइक इंडिया है तो जनरली वहां पर 22 और 24 के समथिंग इसको मानते हैं, आइडियली इतना मानते हैं। और अगर कहे डेवलप्ड कंट्री है यानी काफी डेवलप्ड जो कंट्रीज होती हैं उनके अंदर जनरली इसको 20 वीक माना हुआ है, 20 वीक माना हुआ है। और जनरली अपन कहते हैं इसको 28 वीक भी माना हुआ है। तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको। 20, 22 और 28 अलग अलग डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट वैल्यूज की मानी गई है। अगर डेवलपिंग कंट्री की बात करें तो जनरली इसको 22 के समथिंग माना जाता है। यानी इंडिया की बात करें तो 22 वीक्स माना जाता है, याद रखना है आपको। इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जनरली अभी जो पीरियड ऑफ वाइबिलिटी मानी जा रही है वो 22 मानी जा रही है, याद रखना है आपको, कंफ्यूजन नहीं होना है। और अगर डेवलप्ड कंट्री की बात करें जहां पर ऐसी कंट्री जो कि डेवलप्ड है उसके अंदर इसको 20 भी माना गया है। क्या माना गया है? 20 वीक माना हुआ है। तो याद रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। यानी 20 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद और डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको जनरली अपन क्या कहेंगे जी? एपीएच कहेंगे। जनरली क्या कहेंगे? एपीएच अपन कहेंगे, याद रखिएगा, भूलना नहीं है। तो एपीएच आई थिंक समझ में आ गया होगा। और एपीएच के अंदर कौन सा टेस्ट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है? सर, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कभी भी नहीं किया जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है एपीएच की कंडीशन में। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। द ब्लड लॉस विद इन 24 hours of the baby and up to 6 weeks after the delivery is called। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है, ब्लड लॉस हो रहा है। ब्लड लॉस हो रहा है मतलब कि क्या हो रही है? ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग कब हो रही है? विद इन 24 hours, 24 घंटे के अंदर ऑफ द बेबी बर्थ, बेबी का बर्थ हुआ है, डिलीवरी हुई है और डिलीवरी होने के बाद विद इन 24 hours, 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। यानी 24 घंटे से ब्लीडिंग हो रही है, 24 घंटे के अंदर ब्लीडिंग हो रही है। कब तक हो सकती है? अगर 6 वीक ऑफ गेस्टेशन, सॉरी 6 वीक आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के 6 वीक तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन सिंपल सा ये है, आफ्टर द बर्थ, आफ्टर द बेबी बर्थ विद इन 24 hours, 24 घंटे के अंदर से लेकर अगर 6 वीक आफ्टर डिलीवरी तक अगर ब्लीडिंग हो, इस पीरियड के अंदर अगर ब्लीडिंग हो तो उसको अपन क्या कहेंगे? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी होने से लेकर विद इन 24 hours, 24 घंटे के अंदर अंदर से लेकर और 6 वीक, 6 सप्ताह यानी 42 दिन, 42 डेज तक अगर डिलीवरी के दौरान, सॉरी डिलीवरी के बाद अगर 24 घंटे से लेकर के 6 सप्ताह तक यानी 42 दिन तक अगर ब्लीडिंग हो जाए इस पीरियड के बीच में तो उस ब्लीडिंग को अपन क्या कहेंगे? आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर एंटीपार्टम हेमरेज यानी एपीएच, सेकंड है पोस्टपार्टम हेमरेज यानी पीपीएच, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा अगर बात करें, देखिएगा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आपको याद रखना है, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर कंफ्यूजन हो गए हैं तो फिर आंसर गलत हो सकता है। देखिएगा मैं दोनों को डिफरेंशिएट यहां पर आपको करवा दूंगा। यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर बात करें अपन तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट होगा। ये पीपीएच की कंडीशन होगी। कैसी होगी जी? पीपीएच, पोस्टपार्टम की कंडीशन ये होगी। देखिएगा मैंने कहा था अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था अपन ने। देखिएगा तीन, यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाकर मैं आपको बता देता हूं, उससे इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहां पर और यहां पर, देखिएगा अब यहां पर देखिएगा आपको क्या याद रखना है, क्या याद रखना है, भूलना नहीं है। मैं काफी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर आपकी क्या हुई है, यहां पर देखिएगा अगर ब्लीडिंग होती है कब? अगर ब्लीडिंग होती है आपकी 22 या 20 वीक, 20 वीक और 22 वीक से पहले, और काफी सारी बुक्स के अंदर आपको 28 भी देखने को मिलेगा। तो 20 और 22 वीक ऑफ गेस्टेशन से पहले अगर ब्लीडिंग होती है, कब? 20 और 22 वीक से पहले अगर ब्लीडिंग होती है, यानी यहां पर क्या हो गया है,
पीरियड ऑफ वायबिलिटी से पहले, किससे पहले, पीरियड ऑफ वायबिलिटी से पहले अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको जनरली अपन अबॉर्शन कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं, अबॉर्शन कंसीडर करते हैं। याद रखिएगा कब, बिफोर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, यानी 22 वीक से पहले अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको अपन अबॉर्शन कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है 22 या 28 वीक कंप्लीट होने के बाद, यानी पीरियड ऑफ वायबिलिटी के अंदर, पीरियड ऑफ वायबिलिटी के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को अपन एपीएच कंसीडर करते हैं, एपीएच कंसीडर करते हैं। लेकिन ध्यान रहे डिलीवरी से पहले, याद रखना है ये पॉइंट आपको भूलना नहीं, बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से पहले यानी बेबी बर्थ नहीं होगा उससे पहले, 22 वीक कंप्लीट होने के बाद और डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग होगी तो उसको एपीएच कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, एपीएच कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर डिलीवरी हो गई है बेबी की डिलीवरी होने के बाद अगर ब्लीडिंग होती है, कब तक सर, 6 वीक तक अगर ब्लीडिंग होती है तो उसको पीपीएच कंसीडर करेंगे। क्या करेंगे, पीपीएच, यानी डिलीवरी होने के 24 घंटे तक और 6 वीक के बीच में अगर डिलीवरी के बाद 24 घंटे से लेकर 6 सप्ताह 6 वीक तक अगर ब्लीडिंग होगी तो उसको पीपीएच कहेंगे। तो तीनों कंडीशन यहां पर आपको याद रखनी है। अबॉर्शन कंडीशन कौन सी, सर, पीरियड ऑफ वायबिलिटी के पहले अगर ब्लीडिंग होगी तो उसको अबॉर्शन कंसीडर किया जा सकता है। और अगर पीरियड ऑफ वायबिलिटी के बाद लेकिन बेबी की डिलीवरी से पहले अगर ब्लीडिंग होगी तो उसको एपीएच कंसीडर किया जाता है। और अगर बेबी की डिलीवरी के बाद और 6 वीक तक अगर ब्लीडिंग होगी तो उसको पीपीएच कंसीडर किया जाएगा। याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन मैंने यहां पर कवर कर लिया। तीनों से अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको याद होना चाहिए। चलेगा, आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन कहता है द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पीपीएच इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के जस्ट बाद यहां पर पीपीएच की कंडीशन देखने को मिली है। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग यहां पर देखने को मिली है, पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन यहां पर देखने को मिली है। उसका मोस्ट कॉमन कारण क्या होगा, मोस्ट कॉमन कोज कौन सा होगा, सबसे मुख्य कारण क्या होगा, आंसर आपको बताना है। फटाफट से आंसर दीजिएगा। और काफी बार इंपोर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। स्टार बना लेगा, जितने स्टार बनाएंगे कम पड़ेगा। आपको याद होना चाहिए, भूलना नहीं है कभी भी, क्वेश्चन आपके माइंड में याद होना चाहिए। चलेगा, पहला ऑप्शन यहां पर है रप्चर्ड यूट्रस, सेकंड ऑप्शन है यूटेराइन डिटैचमेंट, थर्ड ऑप्शन है एटोनिसिटी ऑफ यूट्रस, फोर्थ ऑप्शन है यूटेराइन स्कार। चलेगा, आंसर बताइएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर बात अपन करें, यहां पर अगर अपन बात करें तो पीपीएच का जो मोस्ट कॉमन कारण होता है, मोस्ट कॉमन कोज होता है वो आपका एटोनिक यूट्रस होता है। क्या होता है जी, एटोनिक यूट्रस होता है। यानी यूट्रस की जो टोन है उसमें एटोनिसिटी आ जाती है, यानी यूट्रस की टोन में क्या हो जाता है जी, डिक्रीजमेंट आ जाता है, या यूट्रस की टोन है लॉस हो जाती है। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, पीपीएच देखने को मिल जाता है। क्योंकि अगर टोन रहेगी, अगर यूट्रस के अंदर टोन है तो वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन चलते रहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगा। और अगर टोन ही खत्म हो गया है, टोन ही लॉस हो गया है तो यूट्रस ना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना रिलैक्ट होगा, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है जी, ब्लीडिंग होगी। क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग होगी तो उसको क्या कह देंगे अपन, पीपीएच कह देंगे। क्या कह देंगे, पीपीएच कह देंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर लगता है कि एटोनिक यूट्रस हो रहा है, एटोनिक यूट्रस है, तो ऐसी कंडीशन में सब आप वहां पर केयर देते हैं, मसाज वगैरह करते हैं, मसाज करते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फिर ऑक्सीटोसिन भी वहां पर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, कॉन्ट्रैक्शन को क्या किया जाए, इंडक्स किया जाए, इंड्यूस किया जाए, कॉन्ट्रैक्शन वहां पर इंड्यूस किया जाए ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो, रिलैक्ट हो, जिसके कारण से ब्लीडिंग नहीं हो। तो ये सारा मैनेजमेंट आगे आप करते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी क्वेश्चन सेशन में जुड़े हुए हैं लाइक शेयर करते रहेगा सेशन को, ताकि सभी तक पहुंचे और सभी को बेनिफिट हो। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्टपार्टम हेमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन। देखिएगा, क्वेश्चन यहां पर यह पूछा है कि जो पीपीएच होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, उसके अंदर ब्लड लॉस कितना होता है, कितने अमाउंट से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उसको पीपीएच कंसीडर करेंगे। कितने अमाउंट से ज्यादा अगर ब्लड लॉस हुआ है तो उसको अपन पीपीएच कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर आपको देना है फटाफट से। पहला ऑप्शन यहां पर 80 ml से ज्यादा,
यानी मोर देन 80 ml, सेकेंड ऑप्शन है मोर देन 100 ml, थर्ड ऑप्शन है मोर देन 500 ml, और डी ऑप्शन है यहां पर मोर देन 900 ml। चलिए आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, फिर आगे बढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलेगा यहां पर अगर बिल्कुल करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर आफ्टर द बेबी बर्थ, बेबी के बर्थ होने के बाद अगर ब्लड लॉस हो रहा है, और ब्लड लॉस कितना हो गया है, मोर देन 500 ml, 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो गया है, तो अपन डायरेक्टली कंसीडर कर देते हैं उसको कि क्या हुआ है सर, क्या हुआ है सर, सर पीपीएच हुआ है। तो ध्यान रहे, आपको याद रखना है, काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर पीपीएच हुआ है तो उसके अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलेगी मोर देन 500 ml, 500 ml से भी ज्यादा अगर ब्लीडिंग हुई है तो अपन कंसीडर कर देते हैं पीपीएच। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इक्लेम्शिया। चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से। इक्लेम्शिया काफी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा आपने, इक्लेम्शिया क्या होता है, ठीक है। नहीं पढ़ा तो अभी बता देंगे, क्योंकि मैंने काफी बार बताया इसके बारे में, काफी बार, और रिपीटेडली क्वेश्चन इसके रिगार्डेड पूछा ही जाता है। इक्लेम्शिया का ड्रग ऑफ चॉइस आपसे यहां पर पूछा है, पहले आंसर दीजिएगा फिर डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डेड। तो इक्लेम्शिया के रिगार्डेड आपसे पूछा है ड्रग ऑफ चॉइस, फटाफट से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन यहां पर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सेकंड ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, थर्ड ऑप्शन है डोपामिन, और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर लेबेटालोल। चलेगा, आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। प्री इक्लेम्शिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है। चलेगा, जल्दी से आपको आंसर देना है, फटाफट से जल्दी कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा, यहां पर अगर बात अपन करें तो यहां पर जो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैग्नीशियम सल्फेट को क्या माना जाता है, इक्लेम्शिया का ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। किसको, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट को इक्लेम्शिया का ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है। DOC ऑफ इक्लेम्शिया आपको याद रखना है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। क्या होता है जी, मैग्नीशियम सल्फेट होता है, आपको भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है, आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब आगे अगर अपन बात करें तो इक्लेम्शिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद होना चाहिए। चलेगा, यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, इक्लेम्शिया जो होता है जनरली पीआईएच की कंडीशन होती है। पीआईएच मतलब कि क्या होता है जी, पीआईएच मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या होता है, पीआईएच मतलब होता है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। याद रखिएगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और यहां पर जनरली अपन कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान पहले हो सकता है कि लेडी के अंदर कोई किसी भी प्रकार की कोई हाइपरटेंशन से रिगार्डेड प्रॉब्लम नहीं थी, जब लेडी प्रेग्नेंट नहीं थी तो उससे पहले कंफर्म नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पहले से हाइपरटेंशन था, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद अगर उसके अंदर हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। हाइपरटेंशन किसको कहते हैं, सबसे पहला काम तो आपका ये है, ये जानना है। देखिएगा, नॉर्मल जो बीपी होता है एक ह्यूमन बॉडी का, एक ह्यूमन का नॉर्मल बीपी होता है, कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। सबको याद होगा जी, बिल्कुल सबको याद है, सबको याद है। और अगर बात करें यहां पर, तो अगर बीपी 140 से ज्यादा, 140/90 mm ऑफ Hg से अगर ज्यादा हो जाए तो उसको क्या कहते हैं अपन, क्या कहते हैं, सबको याद होना चाहिए, हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या है, हाइपरटेंशन कहते हैं। जनरली ये होती है। अगर हाइपरटेंशन है मतलब कि बीपी कितना हो रहा है, 140/90 से ज्यादा हो रहा है, यानी 140/90 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर यही कंडीशन प्रेगनेंसी के अंदर हुई है, यही कंडीशन अगर प्रेग्नेंट लेडी के अंदर हुई है तो उसको कहते हैं अपन PIH। क्या कहते हैं, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जो कि यूजुअली याद होना चाहिए कब देखने को मिलता है, 20 वीक
आफ्टर द 20 वीक ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलता है, याद होना चाहिए। आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन देखने को मिलता है, याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन देखने को मिलती है यूजुअली किस टाइम पीरियड में देखने को मिलती है, आपका डायरेक्टली आंसर जाएगा आफ्टर द 20 वीक ऑफ गेस्टेशन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, प्रीक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है और इक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो अगर बीपी कितना 140/90 mm से ज्यादा हो रहा है और अगर प्रेगनेंसी के कारण से हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान ये हो रहा है और कितना गेस्टेशन पीरियड होगा 20 वीक से ज्यादा, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन से बाद में अगर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं अपन, पीआईएच कंसीडर करते हैं। अब पीआईएच के अंदर अगर बात करें तो 3 कंडीशन को शामिल किया गया है। पीआईएच के अंदर 3 कंडीशन को शामिल किया गया है, तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। पहली है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, पहली कंडीशन है दैट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, दूसरी कंडीशन दैट इज प्री इक्लेम्शिया, प्री इक्लेम्शिया याद होना चाहिए, थर्ड कंडीशन है आपकी इक्लेम्शिया, तीनों ही आपको याद होनी चाहिए। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन की अगर बात करें तो यहां पर बीपी जनरली 140/90 mm ऑफ एचजी से ज्यादा देखने को मिलती है और इसके अलावा कोई जो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल साइन सिम्टम होते हैं वही यहां पर देखने को मिलते हैं, ज्यादा कुछ यहां पर अल्ट्रेशन यहां पर देखने को नहीं मिलता है, केवल प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग में ये देखने को मिलती है। उसके बाद आगे बढ़ बात करें प्रीक्लेम्शिया की, तो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन से भी सीवियर कंडीशन है प्री इक्लेम्शिया, और प्री इक्लेम्शिया में जनरली हाइपरटेंशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है जी, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है और यहां पर जो बीपी है जनरली देखने को मिल सकती है मोर देन 140/90 mm ऑफ एचजी से ज्यादा और 160/110 से कम, 160/110 से कम, यानी इस रेंज में यहां पर बीपी देखने को मिलती है, इस रेंज में यहां पर बीपी देखने को मिलती है, यानी 140/90 से तो ज्यादा और 160/110 से कम, यानी मोर देन 140/90 mm ऑफ एचजी से तो ज्यादा और 160/110 से कम अगर बीपी देखने को मिले तो वो प्रीक्लेम्शिया होगा। उसके अलावा यहां पर प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। अब प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है वहां पर इडीमा भी देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा जी, इडीमा भी यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इस कंडीशन को यहां पर ट्रीट नहीं किया है तो फिर ये कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और फिर प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ यहां पर क्या हो सकता है जी, सीजर आ सकते हैं जी, क्या आ सकते हैं, सीजर यानी कन्वर्जन आ सकते हैं। और अगर प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ अगर कन्वर्जन आ गए हैं, प्री इक्लेम्शिया के साथ साथ अगर सीजर आ गए हैं, अगर कन्वर्जन आना स्टार्ट हो गया है तो आपका डायरेक्टली क्या जाएगा सर आंसर कि इक्लेम्शिया हो गया, यानी प्री इक्लेम्शिया अब इक्लेम्शिया के अंदर क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है और कन्वर्ट होने के बाद वहां पर सीजर और कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। तो ये तीनों कंडीशन आपकी पीआईएच यानी प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के अंदर कंसीडर की जाती है, याद रखना है, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन कहता है प्री टर्म लेबर एज द ऑनसेट ऑफ लेबर प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, डेफिनेशन दी है, एक्चुअली में कहे ना तो डेफिनेशन दी है आपकी प्री टर्म लेबर की। प्री टर्म लेबर किसको अपन कहेंगे, और अगर कंटिन्यूअसली कंसंट्रेशन के साथ क्लास में थे तो 100% सभी को याद है प्री टर्म लेबर किसको कहेंगे। प्री टर्म लेबर एज द ऑनसेट ऑफ लेबर प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ विच वीक ऑफ द गेस्टेशन, किस वीक के अंदर अगर लेबर स्टार्ट हो गया है तो उसको प्री टर्म लेबर कहेंगे। किस वीक के कंप्लीट होने के पहले, किस वीक के कंप्लीट होने के पहले अगर लेबर स्टार्ट हो गया है तो उसको प्री टर्म लेबर कहेंगे। आंसर आपको देना है, पहला ऑप्शन यहां पर है 20 वीक ऑफ गेस्टेशन, सेकंड ऑप्शन है 36 वीक ऑफ गेस्टेशन, थर्ड ऑप्शन है 37 वीक ऑफ गेस्टेशन और फोर्थ ऑप्शन है 42 वीक ऑफ गेस्टेशन। चलेगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी किस वीक के पहले अगर लेबर स्टार्ट हो जाए तो उसको प्री टर्म लेबर कहेंगे। चलिएगा आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर है, उम्मीद है सभी को याद होगा।
चलेगा। यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट आंसर है देखिएगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग क्वेश्चन के अंदर ही आपको कि टर्म कंडीशन कौन सी होती है जी, टर्म कंडीशन होती है आपकी अगर गेस्टेशन पीरियड 37 वीक से लेकर के 42 वीक्स तक का है। कितना? 37 वीक से लेकर के 42 वीक्स तक का अगर गेस्टेशन पीरियड है तो वो टर्म कंडीशन है। क्या है जी? टर्म कंडीशन है। लेकिन अगर 37 से लेस है तो वो प्री टर्म है। कैसी है? प्री टर्म है। और अगर 42 के बाद में है यानी इससे मोर है तो वो क्या है जी? पोस्ट टर्म है। तो दोनों कंडीशन मैंने वहीं पे बता दी थी आपको, यहां पर एक बार फिर से बता दी। तो टर्म कंडीशन 37 से 42 वीक के बीच के अंदर रहेगी। अगर 37 से कम हो जाएगी तो वो प्री टर्म होगी और 42 से ज्यादा हो जाएगी तो आपकी पोस्ट टर्म कंडीशन होगी। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए। तो प्री टर्म लेबर कब कंसीडर करेंगे अपन? जब लेबर स्टार्ट हो जाएगा बिफोर द या प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ 37 वीक ऑफ गेस्टेशन। 37 वीक ऑफ गेस्टेशन यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले अगर लेबर स्टार्ट हो जाए तो उस कंडीशन को कहेंगे अपन प्री टर्म लेबर। क्या कहेंगे जी? प्री टर्म लेबर उसको कहेंगे। याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोलॉन्ग लेबर से रिगार्डेड। प्रोलॉन्ग लेबर से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। प्रोलॉन्ग लेबर पेन व्हेन द प्रेग्नेंट वुमेन इन ट्रू लेबर एक्सपीरियंस लेबर पेन लॉन्गर देन। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये पूछा है, एक लेडी है जिसके अंदर लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है और लेबर पेन वो एक्सपीरियंस कर रही है। तो लेबर पेन कितने टाइम से ज्यादा तक अगर उसको देखने को मिल रहा है, कितने टाइम से ज्यादा अगर उसको लेबर पेन हो रहा है तो उसको प्रोलॉन्ग लेबर पेन अपन कहेंगे। तो प्रोलॉन्ग लेबर पेन किसको कहेंगे? कितने टाइम पीरियड से ज्यादा तक अगर पेन देखने को मिलेगा तो प्रोलॉन्ग लेबर पेन कहेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देना है। पहला ऑप्शन है 6 हावर, सेकंड ऑप्शन है 12 हावर, थर्ड ऑप्शन है 18 हावर और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 24 हावर। चलिएगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? चलेगा, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो सबको याद है, सबको पता है, नॉर्मल लेबर पेन जनरली देखने को मिलता है विद इन 24 हावर। कितना? विद इन 24 हावर। 24 हावर यानी 24 घंटे के अंदर अंदर अगर पेन देखने को मिला है तो वो नॉर्मल लेबर पेन अपन मानते हैं। क्या मानते हैं? 24 घंटे के अंदर अगर पेन हो रहा है तो उसको नॉर्मल अपन कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर 24 घंटे से भी ज्यादा लेबर पेन देखने को मिला है, दैट इज अ प्रोलॉन्ग लेबर पेन। दैट इज अ प्रोलॉन्ग लेबर पेन। उम्मीद है सभी को याद है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया है। तो प्रोलॉन्ग लेबर पेन किसको कहेंगे? अगर पेन 24 घंटे से भी ज्यादा, 24 हावर से भी ज्यादा देखने को मिले तो उसको प्रोलॉन्ग लेबर पेन कहते हैं। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिएगा, आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। तो जो भी क्लास के अंदर, जो भी सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए। जो भी कनेक्टेड है सेशन के अंदर, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, और उम्मीद है सभी को याद है, सभी को मैंने बता दिया पहले। द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, देखिएगा पीआईएच की कंडीशन है, यूजुअली डेवलप्ड इनटू द मदर के अंदर पीआईएच की कंडीशन जनरली कब देखने को मिलती हैं? कब देखने को मिलती है पीआईएच की कंडीशन? आंसर दीजिएगा फटाफट से, क्या इसका करेक्ट आंसर है? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया पीआईएच जनरली कब डेवलप होता है। आंसर देना। पहला ऑप्शन यहां पर 18 वीक पर, सेकंड ऑप्शन यहां पर 20 वीक पर, थर्ड ऑप्शन है 22 वीक पर और फोर्थ ऑप्शन है यहां पर 16 वीक पर। चलिएगा, आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है? उम्मीद है सभी को पता है इसका आंसर, फटाफट से दीजिएगा। चलेगा, यहां पर अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। 20 वीक कंप्लीट होने के बाद पीआईएच देखने को मिल सकता है। आफ्टर द 20 वीक कंप्लीशन,
आफ्टर 20 वीक कंप्लीशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर क्या क्या बताया मैंने सर, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है सर, यहां पर प्री इक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है सर, यहां पर इक्लेम्शिया देखने को मिल सकता है। यानी तीनों कंडीशन जनरली कब देखने को मिलते हैं सर, आफ्टर 20 वीक ऑफ गेस्टेशन ये देखने को मिलते हैं। उम्मीद है सभी को समझ में आ गए। इसके अंदर जनरली हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जनरली हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, जनरली यहां पर प्रोटीन्यूरिया देखने को मिलता है, जनरली यहां पर इडिमा देखने को मिलता है, और अगर सीजर हो जाता है तो उसको इक्लेम्शिया के अंदर कंसीडर कर लिया जाता है। तो जनरली ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो इस सेशन को यहीं पर फिनिश करते हैं। रिमेनिंग और आगे के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और इससे रिगार्डेड अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज रहती है, कोई डाउट आपके माइंड में रहता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपका सारे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे।